हेलो कोडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैम। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम एक कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं यूजिंग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। ये मैं आपके सामने ये लेक्चर इस वजह से ला रही हूँ क्योंकि हमने अभी इतना इनफ पढ़ लिया है कि हम ये सिंपल कैलकुलेटर और इजी कैलकुलेटर जो बिगिनर्स है उनके लिए बना सके। इससे हमारी कोडिंग है और ज़्यादा अच्छी होगी। सो दैट्स वाई मैं ये कैलकुलेटर आपके साथ में ला रही हूँ क्योंकि आप सोचेंगे कि अभी तो चैप्टर चल रहे थे और बीच में ये कहाँ से आ गया। सो हम बीच बीच में ऐसे प्रैक्टिकल्स भी करते रहेंगे सो दैट हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है वो और कोडिंग है हमारी थोड़ी इम्प्रूव हो सके कि हम सबको साथ में कैसे हमें ऐड करना है और वेबसाइट बनाएंगे तो हमें साथ में कैसे इसको ऐड करना है वेबसाइट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैंने अपना रिजल्ट लिया है जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है कैलकुलेटर। और जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो रिजल्ट दिखा रहा है 32, उसको मैं क्लियर भी कर पा रही हूँ। देन 5 और जो डिवाइड कर रही हूँ 6 से तो ये इतना आ रहा है। फिर मैं उसको क्लियर कर रही हूँ। फिर अगर उसको मैं माइनस करती हूँ तो भी अच्छे से रिजल्ट आ रहा है और प्लस करती हूँ तो भी रिजल्ट आ रहा है। तो ये एक सिंपल कैलकुलेटर है, इसमें मैंने ज़्यादा CSS नहीं लगाई है। So let's get started. So first of all, I am using VS Code editor and in which I created a file cal.html and I am writing in title tag a simple calculator using HTML, CSS and JavaScript. If you are a beginner, then it will help you a lot so much. So connect with me till the end. And after I took a heading tag and I will copy the whole title text and paste in H1 tag. इसके बाद मैंने एक div लिया है, div tag, और उसके अंदर मैंने एक क्लास बनाई है और उसमें मैंने उसको नाम दे दिया है कंटेनर। It is very familiar to all of us. If you don't know about container in Bootstrap, then we will discuss later. So यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने कंटेनर ही देना है, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई टेक कंटेनर। एंड कंटेनर के अंदर मैंने एक डिव क्लास और ली है रो नाम से, और उसके बाद में मैंने क्या किया है, एक स्क्रिप्ट टैब लिया है, स्क्रिप्ट टैग, जिसके अंदर मैंने पाथ दिया है जिसमें मुझे जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना है। बिकॉज़ यहाँ पे अलग से अपन फाइल बनाएंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा बीच में हो जाएगा और आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। उसके बाद में मैंने हेड टैग में यहाँ पे CSS की फ़ाइल ऐड की है लिंक में। सो यहाँ पे cal.css नाम से मैंने एक अदर फाइल बनाई है। सो अभी अपन पहले स्टार्ट करते हैं कि जो H1 है, H1 में भी मैंने एक क्लास लगा दी है क्योंकि ये जो चीज़ है ये जो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट में लेता है तो हमें राइट बीच में चाहिए, सेंटर में। तो उसके लिए मैंने क्लास का नाम दे दिया है टेक्स्ट अलाइन। और जो रो डिव थी उसके अंदर अभी अपन बाद में लिखेंगे। सो पहले अपन देख है आउटपुट। तो यहाँ पे पहले मैं एग्जीक्यूट करती हूँ इसको सेव करवा के कि पहले रिजल्ट क्या आ रहा है। सो मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो ब्राउज़र था उसमें देखा कि जो मेरा ये है बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिया था तो उसमें आ गया है, बीच में ये आ गया है। तो अभी मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, अभी मुझे यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट अलाइन नाम से जो लिया था क्लास, तो क्लास के आपको पता होगा कि जो CSS में क्लास से पहले वाले नाम पे डॉट लगता है। तो टेक्स्ट अलाइन मैंने यहाँ पे सेंटर कर दिया तो ये सेंटर में आ गया। अभी मुझे चाहिए, अभी आप एक साइड में कैलकुलेटर देख रहे होंगे तो मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये कोई फॉर्मेट नहीं है या किसी चीज़ का वो नहीं है कि मैं ऐसा बनाने वाली हूँ। ये CSS को यूज़ करके हम इससे भी बेटर बना सकते हैं, बट मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आगे नेक्स्ट काम क्या है हमारा। तो नेक्स्ट काम क्या है हमारे, पहले बटन बनाना, ना कि बटन की हमें CSS यूज़ करना या उसका लिखना उसमें कुछ, हमें सिर्फ बटन बनाना हमारा नेक्स्ट काम है। तो इसमें बटन कितने बनेंगे पहले हम देखते हैं। 1 2 3 4, तो एक लाइन में 4 है तो मतलब टोटल 16 बटन बनेंगे। टोटल 16, 4 लाइन है तो 16 बटन बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जो रो है उसके बीच में हमने यहाँ पे एक बटन टैग ले लिया और बटन टैग में हमने यहाँ पे एक क्लास लगा दी जिसका नाम हमने दे दिया बटन।
और उसके बीच में लिख दिया 1। तो हम जब इसको रिफ़्रेश करके जब देखेंगे तो हमें एक बटन मिल गया 1 नाम से। अभी ऐसे मैंने बताया आपको कि 16 बटन चाहिए और एक रो में 4 बटन हैं, तो एक रो में मैं 4 बटन यहाँ पे इसको कॉपी कर लूँगी और पेस्ट कर दूँगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगी 4 बार। अभी जैसे आईफोन में भी कैलकुलेटर होता है और बाकी भी सिंपल आपने ऑलमोस्ट देखा होगा कि जो ऊपर है वो 7 8 9, फिर 4 5 6 और फिर 1 2 3 नीचे आते हैं। तो हमें इसके अकॉर्डिंग करना है, तो हमने पहले दे दिया 7 8 9 और यहाँ पे हम हमारा कैलकुलेटर बना रहे हैं मेड बाय अस, नॉट मेड बाय अदर्स। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, 4 रो है हमने ले ली है, क्योंकि 4 रो में, एक रो में 4 बटन होते हैं, तो वैसे हमने लिया। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग रो में जैसे 16 यहाँ पे बटन आ गए हैं अलग अलग रो में, तो रो टैग भी यहाँ पे लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो नहीं आएगा प्रॉपर वे में। अभी हम चाहते हैं कि इसकी थोड़ी CSS वगैरह करना, इसमें थोड़ा एडिटिंग करना, क्योंकि इसका हमने अभी सिर्फ ये किया है जैसे 7 8 9, फिर बाकी हमने एडिट नहीं किए हैं। तो हमने कंटेनर के अंदर एक क्लास और लगा दी BG ब्लैक। हम चाहते हैं कि जो BG ब्लैक है, मतलब पीछे का पूरा बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो जाए। तो मैंने यहाँ पे क्लास के लिए डॉट लगाया और इसमें मैंने लिख दिया बैकग्राउंड। यहाँ पे लिख दिया मैंने, पहले मार्जिन कर दिया, मार्जिन ऑटो लेगा, ये ऑटोमेटिक लेगा। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो ये जो भी इसकी रहेगी और मार्जिन वो ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक क्लास और दे दी, इसका नाम मैंने लिख दिया MX ऑटो। मतलब इसका मतलब क्या होगा MX ऑटो का मतलब, तो यहाँ पे इसकी CSS लिखेंगे MX ऑटो। और इसको हमने क्या कर दिया, एक CSS में, इसमें अभी हम प्रॉपर्टी जो लिखने जा रहे हैं वो देखते हैं अभी क्या प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर समझ में आ रहा हो तो बताइएगा कि अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे पहले क्या किया कि जो बैकग्राउंड कलर था, आई थिंक मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड। और वहाँ पे मैं ब्लैक दे दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने BG ब्लैक की क्लास ली थी। अभी MX ऑटो है, MX ऑटो में मैं क्या CSS लगाऊंगी, तो मैंने यहाँ पे लगाया है मार्जिन ऑटो। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो देखिए पीछे का पूरा बैकग्राउंड है वो ब्लैक हो गया है, और जो मार्जिन है वो उसने अभी तक नहीं लिया है। उसके बाद में मैंने एक क्लास और लगा दी जिसका नाम मैंने दे दिया MW20। ये एक बूटस्ट्रैप में क्लास होती है, अगर आपने पढ़ी हो तो। नहीं पढ़ी हो तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने नाम दिया वही आप दो। आपको बस याद रहना चाहिए कि कौन सी किसको क्लास को आपने क्या नाम दिया था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो कंटेनर क्लास है उसके पास में मैंने एक लिख दिया है फ्लैक्स, और यहाँ पे लिख दिया है मैंने फ्लैक्स कॉल मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया। और अभी मैं इसको यहाँ पे CSS लिखूँगी, क्योंकि इन सबको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और जब मुझे पता है कि उसे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। तो मैंने यहाँ पे फ्लैक्स ले लिया, और दूसरी जो क्लास ली थी फ्लैक्स कॉलम, वो भी मैंने यहाँ पे ले ली। अभी इनके अंदर अपन CSS लिखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दी फ्लैक्स डायरेक्शन, और उसमें मैंने लिख दिया कॉलम, क्योंकि हमें वो कॉलम में चाहिए। और फ्लैक्स में हमने कर दिया फ्लैक्स में हमने क्या करेंगे, हम डिस्प्ले मैंने कर दिया, और डिस्प्ले में मैंने यहाँ पे कर दिया फ्लैक्स, क्योंकि वो फ्लैक्स की तरह दिखना चाहिए। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो ये आप देख सकते हैं कि एकदम हॉरिजॉन्टल में ये आ गया है। तो ऐसा तो हमने बिल्कुल नहीं चाहा था। तो देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है इधर। तो अभी हमने कुछ तो गड़बड़ किया है, तो उसके लिए हमें एक बार चेक करना पड़ेगा क्या गड़बड़ किया है। उसके बाद हमने एक आइटम्स सेंटर करके एक क्लास और ले ली,
क्योंकि इससे तो कुछ आ नहीं रहा, तो देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं अपन। तो मैंने आइटम सेंटर में मैंने यहाँ पे डाल दिया अलाइन आइटम्स, और इसको मैंने सेंटर कर दिया बिकॉज ये सेंटर में नहीं आ रहा है। बट ये क्लास को मैंने कंटेनर क्लास में नहीं डाला है, तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया आइटम सेंटर। और एक बार मैं इसको वापस से सेव करके और एग्जीक्यूट करवाऊंगी। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो ये करने पे भी कुछ नहीं आ रहा, मतलब कहीं तो गड़बड़ हुई है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ गड़बड़ हुई है। आप बता सकते हो कहाँ गड़बड़ हुई है? कुछ तो गलत लिखा है। तो यहाँ पे मैंने डिव बंद नहीं किया था, तो डिव बंद किया, फिर जब मैंने एग्जीक्यूट करवाया तब भी कुछ नहीं आ रहा। मतलब कहीं आई थिंक CSS में ही गड़बड़ हुआ है, बिकॉज CSS की लगाने से ही वो सब आ रहा था। तो उसके बाद में हम वापस से एक बार देखते हैं कि कोड चेक कर रही हूँ मैं कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अभी मैंने ये जो कंटेनर क्लास है इसमें मैंने MW20 लिख दिया कि क्या पता, मैंने पहले मैं इसको करने वाली थी, क्या पता इसकी वजह से आ जाए। तो जब मैं इसको एक बार वापस से पूरा कोड चेक कर रही हूँ, बट कोई ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। अभी मैं kl.js में चली गई कि उसमें तो कुछ नहीं हुआ है, वापस से सेव किया तो ये नहीं आ रहा। मतलब कहीं तो भारी भरकम गड़बड़ हुई है। वापस से मैंने सोचा कि लोड नहीं हो रहा, तो शायद उसकी वजह से अपडेट नहीं हुआ होगा, बट वो गड़बड़ हुई है कहीं तो आप देख ही रहे हैं कि छोटी सी गड़बड़ भी आपका पूरा कोड चेंज कर देगी। तो पहले से ही सावधानी बरतना है हमें जब भी हम कोई कोडिंग करें। तो यहाँ पे मैंने बिजी ब्लैक को हटा दिया कि क्या पता इसकी वजह से गड़बड़ आ रही हो। बट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ, टेस्टिंग कि अगर कुछ हो जाए। तो अभी कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। बस बिजी ब्लैक हटाया तो बैकग्राउंड कलर है वो हट गया। तो अभी CSS में कुछ इशू हुआ है आई थिंक। ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हो गई हूँ, बट एक छोटी सी गड़बड़ हुई है और वो समझ में नहीं आ रहा है कौन सी गड़बड़ हुई है। आई थिंक अब मैं समझ पा रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम हुई है, कौन से कोड में हमने कुछ तो गलत लिखा है। सो आई थिंक जो फ्लैक्स कॉल है इसके अंदर, आपको पता होगा CSS जब अपन लिखते हैं तो उसके बीच में कुछ होना चाहिए, ऐसे ही अलग से नहीं लिखना है, पूरा कोड ख़राब हो जाएगा। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने एक डैश लगाया, ओनली डैश प्रॉब्लम की वजह से पूरा कोड चेंज हो गया। सो दिस इज़ द थिंग कि इससे आप सीख सकते हैं और फ्यूचर में आप ऐसी गलती ना करें। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि क्या इशू हुआ था और इतने से इशू की वजह से हमें कितना टाइम वेस्ट करना पड़ा। अब इसके बाद में मैंने रो जो क्लास थी उसका मैंने CSS लिखना है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि जो बटन्स है उनके बीच में गैप वगैरह, तो मैंने यहाँ पे मार्जिन टैग लगाया और उसमें मैंने जो भी मुझे पिक्सेल्स में लिखना है अकॉर्डिंग टू मी तो वो मैंने लिखा। तो जब आप रिजल्ट देखते हैं तो देख सकते हैं कितना बेटर अभी अच्छा लग रहा है, पहले कैसे अंदर अंदर वो लग रहा था। अभी इसके बाद में मैं चाह रही हूँ कि ये देखो थोड़ा मैंने चेंज किया तो वापस से वो पूरा चेंज हो गया। तो इसको आप जो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट से भी पता कर सकते हैं कि कैसे हमें कितना लिखना है और क्या लिखना है। तो अभी मैंने यहाँ पे पैडिंग भी दिया कि वो अंदर आना चाहिए कि कैसा आएगा। तो मैंने जब पैडिंग दिया तो आप देख रहे हैं और मार्जिन मैंने एक बार वापस से चेंज कर दिया। और यहाँ पे मैंने बटन भी ले लिया। बटन में देखो, ये बटन को जब मैं CSS प्रॉपर्टी लिखूँगी तो आप देखेंगे कि जो बटन कितने अच्छे लग रहे हैं और थोड़े बड़े भी लग रहे हैं, पैडिंग भी उनमें अच्छी दिख रही है। तो अभी मैं उसके लिए एक बॉर्डर दूँगी। बॉर्डर मैंने दे दिया है यहाँ पे।
2 पिक्सल मैंने सॉलिड यहाँ पे दे दिया और देखती हूँ कैसा लगता है। वाइट कलर मैंने दिया है, तो जब मैं एग्जीक्यूट करूँगी देखिए ये कितना अच्छा दिख रहा है। अभी थोड़ी बेटर क्वालिटी लग रही है। तो CSS तो आप कितना ही करो कम ही है, क्योंकि CSS एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हो। CSS एक जैसे मेकअप होता है वो चीज़ है जिससे आप मेकअप के अलग अलग आइटम यूज़ करके और उसको बेटर बना सकते हो। तो CSS के लिए वैसे ये जो मैं सिखाना चाह रही हूँ वो आपको जावास्क्रिप्ट है, बट थोड़ा CSS बेटर लगना चाहिए, इस वजह से मैं CSS यूज़ कर रही हूँ। और HTML में हम टेम्पलेट लिखते हैं, जैसे बाहर का कोड लिखते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं हमें क्या ऐड करना है बाकी। तो अभी जो रो वाली क्लास थी उससे पहले हमने एक क्लास और ऐड कर दी डिव में। तो मैंने यहाँ पे रो क्लास में मैंने यहाँ पे रो दे दिया, रोई नाम, और उसमें मैंने एक इनपुट डाल दिया। इनपुट मतलब जिसमें अपन टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो इनपुट मैंने यहाँ पे डाल दिया और उसमें मैंने क्लास का नाम दे दिया इनपुट, और टाइप मैंने टेक्स्ट लिख दिया क्योंकि मुझे उसमें टेक्स्ट लिखना है। और यहाँ पे CSS में मैं जो इनपुट क्लास थी, तो मेरे रो में क्या है, इनपुट है, तो रो में मैंने इनपुट यहाँ पे कोड लिखूँगी मैं CSS का। तो वहाँ पे मैं डाल दूँगी पहले मार्जिन, और मार्जिन मैंने यहाँ पे 0 पिक्सल डाल दिया। देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे डाल दिया पेडिंग, वो भी मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया। और जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो एक बार आप देख सकते हैं कि ऊपर एक वाइट कलर का एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया है, बट वो वाइट आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। तो उसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए हमें थोड़ी CSS इसमें और लगानी पड़ेगी, मेकअप का आइटम और डालना पड़ेगा। तो लेट्स सी कौन सी हम प्रॉपर्टी लगाते हैं नेक्स्ट। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे मैंने पेडिंग है वो 0 की बजाय यहाँ पे 10 और 38 पिक्सल कर दिया, क्योंकि जो पेडिंग से क्या होती है, अंदर की जो स्पेस है वो बढ़ता है, तो वो अंदर का वो क्या एकदम छोटा दिख रहा है, तो इसकी वजह से। तो और मैंने यहाँ पे बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड। कौन से कलर का मैं देना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे ब्लैक दे दिया, थोड़ा ब्लैक दिखेगा। तो और उसके बाद में मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दी, जो मैं मेरे अकॉर्डिंग दे सकती हूँ, तो मैंने 5 पिक्सल दे दिया ताकि वो थोड़ी दिख के आए। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ कर दिया, क्योंकि साइज़ वहाँ पे दिखनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल दे दिया। और जब मैं उसको एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो लेट्स सी, तो आप देख सकते हैं कि वो टेक्स्ट बॉक्स है वो ऐसा दिख रहा है। बट आप ये देख पा रहे हैं कि जो टेक्स्ट बॉक्स है वो जो ये बटन्स है इनसे थोड़ा बाहर जा रहा है। और जब मैं इसको टेक्स्ट करके देखती हूँ तो ये अक्षर भी थोड़े बड़े दिख रहे हैं, बिकॉज़ ये दिखना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए भी अच्छा लगना चाहिए। तो लेट्स सी मैं इसमें और क्या चेंज कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो चेंज किया, तो बॉर्डर ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो थोड़ा छोटा हो गया फ़ॉन्ट साइज़ से। तो अभी मैं इसको करके देख रही हूँ कि किससे कितना बड़ा वो होगा। तो अभी ये थोड़ा सही लग रहा है मुझे। उसके बाद मैं एक बार और ट्राई करती हूँ, अगर थोड़ा इसके लेवल में आ जाए। तो हाँ, अभी इसके लेवल में दिख रहा है वो, और खूबसूरत भी बहुत लग रहा है। अभी जो बटन्स है वो मैंने एडिट नहीं किए थे, तो पहले 7 8 9 स्टार लिख दिया यहाँ पे, फिर मैंने लिख दूँगी 4 5 6, क्योंकि वो भी एक कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आना चाहिए। और फिर मैं यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर दे दूँगी। सो मैंने यहाँ पे ऑपरेटर दे दिया, यहाँ पे मैंने डिवाइड का दे दिया। देन यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3, और फिर मैंने प्लस का दे दिया। और यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगी, 0 दे दिया एक में मैंने यहाँ पे डॉट दे दिया, फिर एक में मैंने यहाँ पे इक्वल दे दिया क्योंकि इक्वल भी ज़रूरी है, और एक में मैंने यहाँ पे माइनस दे दिया। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो आप देखेंगे कि ये अपने फॉर्मेट में आ गया है। अभी इससे और थोड़ा अच्छा भी लग रहा है वो। अभी इसमें और क्या क्या नहीं है
वो भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारे इसमें कैलकुलेटर में और क्या नहीं है और क्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वो फॉर्मेट बाद में देखेंगे और पहले जावास्क्रिप्ट यूज़ करके देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट कैसे इसमें काम करेगी। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया है वेरिएबल, और उसको मैंने खाली कर दिया है क्योंकि वो पहले खाली था और एम्प्टी था। अभी उसके बाद में मैंने बटन्स लिया है और बटन्स को मैंने उस पर एक जावास्क्रिप्ट लगाई है, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। मतलब जब मैं सेलेक्ट करूँगी ऑल को, जो बटन था आईडी, अपन ने क्लास क्या लिया था, बटन लिया था वहाँ पे CSS में, आपने पता आपको याद होगा तो क्लास बटन, वो डॉट बटन हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमने एक एरे लिया और जिसमें से हमें जो बटन है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। और फॉर ईच एक एरे का ही पार्ट है जो आपने पढ़ा होगा। सो इसमें क्या होता है कि जो बटन है जो हमारा, उसके ये वाला साइन आता है इक्वल, एरो वाला ये साइन आता है, ये इसका फॉर्मेट है। अभी इसके अंदर मुझे कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे लगाना है बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। मतलब जो भी मैं सेलेक्ट करूँगी तो वो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। और उसके अंदर मैंने डाल दिया है क्लिक। जब मैं क्लिक करूँगी तो क्या होगा, ये बार में ये ओपन हो रहा है, 1 मिनट। तो यहाँ पे मैंने ई ले लिया है, ई फॉर इवेंट, और मैंने यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लिया जो इसका फॉर्मेट है। अभी इसके अंदर मैं क्या करूँगी, console.log लिखूँगी और उसके अंदर मैं जो ई मैंने लिया है उसको .target में कर दूँगी, मुझे वो टारगेट करना है। और उसके बाद में मैं उसको सेव करके जब एग्जीक्यूट करूँगी तो व्हाट यू विल सी। सो हम करके देखते हैं कि कुछ काम कर रहा है क्या। और इंस्पेक्ट एलिमेंट में मैं गई और जब मैं देख रही हूँ तो जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पे दिखना चाहिए कि ये टारगेट हुआ है, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ तो इशू हुआ है, कुछ गड़बड़ किया है वापस से मैंने। तो लेट्स सी कि लेट्स फाइंड आउट द प्रॉब्लम। सो देखते हैं अभी मैं और क्या लिखना है मुझे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कर्सर पॉइंटर, बिकॉज मैंने कर्सर पॉइंटर बटन पे मेरे को डालना है, पॉइंटर आना चाहिए वहाँ पे। सो अभी आप देख पा रहे हैं कि पॉइंटर यहाँ पे दिखना चाहिए। तो जब मैं वापस से उसको एग्जीक्यूट करूँगी और उसमें देखूँगी जब मैं उस पर क्लिक पे जा रही हूँ तो कुछ होगा या नहीं, तो मैं JS में जाऊँगी और JS में मैं यहाँ पे और प्रॉपर्टी और JS ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया है और स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है e.target कि जो मैं ऐड करूँ वो उसमें दिखना चाहिए। और वो किस में दिखना चाहिए, जब इनर HTML में, मतलब उस टेक्स्ट में। तो जब मैं इसको वापस से एग्जीक्यूट करूँगी तो लेट्स सी, तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाऊँगी और मैं यहाँ पे कंसोल में जाऊँगी और जब मैं इसको ऐड करूँगी, मतलब एक पे मैंने क्लिक किया तो वो नीचे ऐड हो रहा है, मतलब हमारी JS है वो काम कर रही है। इसके बाद में मैंने एक लिया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। तो क्वेरी सेलेक्टर में क्या होता है कि यहाँ पे पहले मैंने सेलेक्टर लेना है मुझे। तो मैंने इनपुट दिया था क्लास का नाम इनपुट वाली टेक्स्ट में, क्योंकि उसमें सेलेक्ट होना चाहिए, उसकी वैल्यू आनी चाहिए और वो वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए वो हम अभी यहाँ पे लिखते हैं। तो वैल्यू डॉट मैंने यहाँ पे वैल्यू को इक्वल करना है, किसके करना है कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी, स्ट्रिंग के इक्वल होना चाहिए वैल्यू। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो मैं देखती हूँ यहाँ पे आ रहा है क्या वो टेक्स्ट में जो मैं क्लिक कर रही हूँ। तो मैंने 4 किया तो वो आ रहा है और ऑपरेटर भी आ रहा है, देन वापस से नंबर आ रहा है। जब मैं इक्वल करा रही हूँ तो इक्वल कराने के बाद में क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए, बट ये इक्वल इसके बाद में आ रहा है। तो अभी हम रिजल्ट कैसे लाएंगे तो वो हम देखते हैं। तो रिजल्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे जो बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर है उसके बाद में मैं एक केस लगा दूँगी कि इफ़ कंडीशन लगा दूँगी कि जो e.target है और जो इनर HTML में अगर वो इक्वल हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें वो वहाँ पे उसका रिजल्ट दिखना चाहिए। तो क्या दिखना चाहिए, स्ट्रिंग इक्वल ई वैल्यू। ये होता है ई वैल्यू होता है जिसमें स्ट्रिंग आती है
और वो जो वैल्यू है उसको पूरा वो कैलकुलेट करके उसमें आ जाना चाहिए। ये हमने उसका लिखा है। तो और अगर इफ़ कंडीशन है तो एल्स भी होगी। तो और यहाँ पे हमने एक लिख दिया, ये जो डॉक्यूमेंट है डॉट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्वेरी सेलेक्टर। और क्या सेलेक्ट होना चाहिए क्वेरी, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है इनपुट डॉट वैल्यू, और वैल्यू क्या आनी चाहिए, स्ट्रिंग। जो हमने अभी ये जो स्ट्रिंग आई, वैल्यू जो आई वो यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो अभी मैं वापस से कैलकुलेशन करती हूँ। 8 डॉट मैंने यहाँ पे 6 लिखा, तो इक्वल करने पे 48 आ रहा है। बट एक प्रॉब्लम हो रही है, 48 के बाद में इक्वल नहीं आना चाहिए, ओनली वैल्यू आनी चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे, तो इफ़ के बाद में हम एल्स वाली कंडीशन और लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स का भी एक हमें और लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एल्स इफ़, एक कंडीशन और मैंने लगा दी कि ई जो टारगेट है और इनर HTML है, so I am analyzing कि what we can do here। so क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, ये जो इफ़ वाला कोड है ये भी मैंने पूरा कॉपी कर लिया, और मैं ये इफ़ की जगह पूरा है वो पूरा पेस्ट कर दूँगी, और यहाँ पे इफ़ की जगह मैं एल्स इफ़ कर दूँगी ताकि वो दूसरी कंडीशन में ऐड हो जाए। और मैंने एक कंडीशन और लगा दी एल्स में। एल्स में मैंने क्या किया, जो नीचे वाला था उसको मैंने पूरे कोड को एल्स में डाल दिया। तो पहले हम देखते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा बीच वाला है इसमें क्या आना चाहिए, तो पहले मैं यहाँ पे इस पूरे कोड को चेंज करूँगी। मतलब तो पहले मैं एग्जीक्यूट करके देखती हूँ, उसको मैंने हटा लिया है, और एग्जीक्यूट करके देखती हूँ, मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 30 के इक्वल, क्योंकि मैंने एल्स में वो कंडीशन लगाई है कि अगर मैं जब उसकी वैल्यू लाती हूँ तो सिर्फ मुझे उसकी स्ट्रिंग दिखनी चाहिए, ना कि इक्वल दिखना चाहिए। वो मैंने एल्स में कंडीशन यहाँ पे डाल दी है। और एक कंडीशन मैं और डाल देती हूँ यहाँ पे, जो मुझे डालनी है क्लियर के लिए। तो आई थिंक इसके पहले हमें कुछ दूसरा ऐड है जो HTML है उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास में क्लियर का बटन ही नहीं है। तो वो बटन के लिए हमें पहले वो बटन तो एटलीस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो हमने एक ड्यू टैग है उसको कॉपी कर लिया पूरे को, और ये हम लिख देते हैं सबसे ऊपर, जो रो में सबसे ऊपर लिख देते हैं। तो हमने इसके बाद में इनपुट के बाद में एक ड्रॉ टैग लिया और इसमें हमने एडिट कर दी वैल्यू। तो हमने पहले AC दे दिया, मतलब क्लियर हो जाएगा वो पूरा वैल्यू। फिर हमारे पास में और क्या नहीं है, तो यहाँ पे हमने M% कर दिया। फिर और हमारे पास क्या नहीं है, तो अभी और कोई ऑपरेटर मेरी नज़र में नहीं आ रहे, तो मैंने यहाँ पे M+ कर दिया और एक M- कर दिया। और मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करती हूँ, तो ये देखिए ये जो ऊपर के बटन हैं 4 बटन, ये और ऐड हो गए हैं। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक बार वापस से इसकी थोड़ी CSS में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो बटन हैं थोड़े बाहर निकल रहे हैं। तो एक बार मैं देखती हूँ कि क्या गड़बड़ हो रही है। सो आई एम एनालाइजिंग, सो व्हाट वी कैन डू इन दिस। CSS में मैं गई और यहाँ पे मैंने बटन में एक लिख दिया विड्थ का,
ताकि विड्थ मैंने यहाँ पे दे दी 66 पिक्सल, जो मैं अपने एज्यूम करके मैं यहाँ पे दे रही हूँ। तो सारे जो बटन हैं वो सेम यहाँ पे आ जाएंगे, नहीं तो वो बहुत अजीब लग रहा था। और मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे रो इनपुट था उसको भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि वो छोटा दिख रहा है उसके सामने, तो मैं उसको भी थोड़ा करूँगी। तो वो ज़्यादा ही अभी बड़ा दिख रहा है मुझे, जब मैं उसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी कि वो बटन से पूरा प्रॉपर बाहर निकल रहा है। और वैसे आप देख पा रहे हैं कि हम उसमें टाइप करें तो वो इजीली दिख भी रहा है कि मतलब रिप्रेजेंटेबल है, ऐसा कुछ गलत नहीं दिख रहा है उसमें। तो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी कम कर दी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी 20 कर दी। एग्जीक्यूट करूँगी तो उसमें फ़ॉन्ट साइज़ ऐसी देखिए आप, ऐसी आएगी। अभी देखती हूँ और क्या कर सकती हूँ इसमें मैं। एक बार विड्थ अलग करके देखती हूँ, 281 किया एक बार, और जब एग्जीक्यूट किया इसको तो ये उतना ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस मुझे लगा नहीं इसके अंदर। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? आप भी बताइए कमेंट में, आपको कहीं गड़बड़ लग रही है क्या? तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, उसको अभी छोड़ते हैं क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले मैं एक बार जावास्क्रिप्ट का कोड आपको बता देती हूँ, नहीं लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एल्स इफ में मैंने दूसरी कंडीशन डाल दी है कि अगर जो हम AC को सेलेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो ई वैल्यू स्ट्रिंग है उसकी जगह हमें मतलब खाली दिखेगा, वो क्लियर हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स है वो खाली दिखेगा। तो जब मैं उसको एग्जीक्यूट करवाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने पूरा कोड लिखा हुआ था, और अभी एक बार इसको एनालाइज करते हैं। तो मैंने जैसे 9 मल्टीप्लाई किया 8 तो वो आ गया 72, और जब मैं AC पे जाऊँगी तो वो क्लियर हो जाएगा। मतलब हमारा कैलकुलेटर बन के तैयार हो चुका है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। 8 + 6 किया तो 14 आ गया, AC पे वो हो रहा है। उसके बाद मैं 4 + 3 किया तो वो 7 आ रहा है, मतलब प्लस वाला ऑपरेटर भी काम कर रहा है। अभी 4 माइनस मैंने यहाँ पे -5 किया तो -1 आ रहा है, मतलब एक्यूरेट यहाँ पे हमारा सारे बटन हैं वो काम कर रहे हैं। और परसेंट वाला भी आप देखते हैं तो 2 आ गया, रिमाइंडर 2 बच गया। बट यहाँ पे मैंने M+ और M- का नहीं लिखा है। सो अगर आपको किसी को इसका कोड पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए इसका कोड क्या होगा। और आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिमिटेड HTML CSS और जावास्क्रिप्ट यूज़ की है मैंने, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा जावास्क्रिप्ट CSS यूज़ करती तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। इस वजह से ये जो मेन फोकस था तीनों पे इक्वल था। So guys, if you did not subscribe my channel, please subscribe, like, share and comment. And I already inform you that I am launching so many courses on my YouTube channel. So please visit and check it out and subscribe to my channel. Thank you so much. Bye bye.